सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना के बाद अब हम इन दिनों बातचीत कर रहे हैं आपके साथ कोलाइडल स्टेट की। कोलाइडल की प्रिपरेशन और प्यूरिफिकेशन पढ़ चुके हैं और आज जो हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं वो है उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। सो लेट्स सी कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोलाइड्स, उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उसी में आइडेंटिफिकेशन, इमल्शन किस तरह से हो सकता है और प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन कैसे हो सकता है और साथ ही एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट पार्ट, हम सबसे पहले बात करें प्रॉपर्टीज में। हेट्रोजीनियस होते हैं, यहीं से हमने शुरुआत भी की थी कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, मिक्सचर जो बनता है दो कंपोनेंट्स का, जो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज का, वो हेट्रोजीनियस होता है, होमोजेनिटी नहीं होती उनमें। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज विजिबिलिटी की बात करें तो नेकेड आई से हम किसी भी कंडीशन में नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, राइट। सबसे पहले 1903 में जिग्मोंडी ने एक डिवाइस, एक माइक्रोस्कोप इस तरह का जनरेट किया था which is based on the principle of sketching of light by the solid particles, जिसके बेस पे ये बताया कि हम जो कोलाइड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बट वी कैन नॉट सी देम डायरेक्टली बाय नेकेड आइज। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वो फिल्टरेबिलिटी की बात कर रहे हैं अभी हम। एंड फिल्टरेबिलिटी मतलब नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप कोलाइड्स को नहीं सेपरेट कर सकते हैं और जबकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर की हेल्प से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, जिसके बेस पर हमने प्यूरिफिकेशन को भी डिस्कस किया था आपके साथ। नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दैट वन इज सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिस्कस करने के लिए हमें ध्यान रखना है दो तरह के लायोफिलिक और लायोफोबिक तरह के हमने सॉल्ट्स पढ़े थे। दोनों के लिए सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में वेरिएशन है। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड ध्यान रखना है, टू बी अंडरलाइंड एंड टू बी नोटेड, क्या रखना है फॉर लायोफोबिक सॉल्ट्स। लायोफोबिक यानी डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं है बल्कि रिपल्शन है। तो फॉर लायोफोबिक सॉल्ट्स इट इज क्लियर कि जो सरफेस टेंशन है और विस्कोसिटी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है सॉल्ट्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन लायोफिलिक के केस में ध्यान रखिएगा, लायोफिलिक के केस में देयर इज ह्यूज डिफरेंस। दैट इज जो लायोफिलिक होते हैं सॉल्ट्स वो शोज हायर डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ऑफ पार्टिकल, उनके बीच में अच्छे से सॉल्वेटेड रहते हैं। डिस्पर्स फेज पार्टिकल डिस्पर्शन मीडियम में अच्छे से गुथे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इस कारण से जो प्रॉपर्टीज हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं डिस्पर्जन मीडियम के रिस्पेक्ट में। क्या है कहानी? विस्कोसिटी इज मच हायर फॉर द सॉल्ट्स देन फॉर द मीडियम। फर्दरमोर द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्ट इज लोअर देन द प्योर मीडियम। जो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं वो है कलर के बारे में। तो कलर के लिए हमें क्लियर है बात कि जो कलर होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटरिंग बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटरिंग लाइट अगेन डिपेंड अपॉन द साइज एंड द नेचर ऑफ पार्टिकल। फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ सिल्वर सॉल्ट चेंजेस विद द पार्टिकल सस्पेंडेड डायमीटर इन द सॉल्यूशन, उससे चेंज होता है। नेक्स्ट बात करें अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ये प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन चैप्टर में हम इनके बारे में बात करते हैं। सो कोलाइडल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनके लिए वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा? सॉरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बहुत कम होती है। दोबारा लेंगे इसको, कोई बात नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनकी वैल्यूज जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, RLBP, इन सभी की वैल्यूज जो सॉल्ट्स होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए कम होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास हाई होते हैं या ये एसोसिएटेड या एग्रीगेटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। सॉल्ट्स एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में हम शुरू के वीडियोस में भी थोड़ा थोड़ा बातचीत कर चुके हैं। अगर किसी नॉर्मल लाइट को हम पास कर रहे हैं सॉल्यूशन से तो देयर विल बी नो टिंडल इफेक्ट, लेकिन अगर नॉर्मल लाइट को हम कोलाइडल से पास करते हैं तो देयर इज सम टिंडल इफेक्ट। हो क्या रहा होगा? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए सॉल व्यूड एट राइट एंगल, इसको राइट एंगल से देख रहे हैं, इस तरह से पास हो रही है राइट एंगल पे अगर आप देख रहे हैं, देन द पाथ ऑफ लाइट शोज अप टू ए हेजी बीम ऑफ कोन। इस तरह का एक कोन बनता चला जाता है जो आपने
फिल्म थिएटर्स में देखा होगा, या आपके घर की किसी छोटे से खिड़की के किसी छोटे से होल से एक बीम ऑफ लाइट आती हुई देखी होगी आपने, वो सभी एक टिंडल इफेक्ट, एक टिंडल कोन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। टिंडल कोन या टिंडल इफेक्ट कहलाता है। द फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए बीम ऑफ लाइट एंटर्स द डार्क रूम, जब हम बात कर रहे थे। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, वो उस लाइट को इफेक्ट कर रहे होंगे, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टिंडल इफेक्ट। इसी में एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं ब्राउनियन मोशन या काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी या ब्राउनियन मोशन में क्या होता है? जो सॉल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस रैंडम जिगजैग मोशन करते रहते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है रॉबर्ट ब्राउन से। रॉबर्ट ब्राउन एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करी। फूल के ऊपर जो पराग होता है वो गिरता हुआ जब नजर आता है तो पॉलन ग्रेन्स जो गिरता है वो नॉर्मल नहीं गिरता है, इट गोज लाइक जिगजैग मोशन करता है, रैंडम जिगजैग मोशन होता है, जिसे हम ब्राउनियन मोशन कहते थे पॉलन ग्रेन्स के लिए। जिगमॉन्डी ने फॉर द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ दैट बॉटनिस्ट, दैट पर्सन, जो ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्हीं के उस पॉलन ग्रेन्स का फिनोमेना जैसा देखा कोलाइडल पार्टिकल्स में। और कोलाइडल पार्टिकल्स में जो जिगजैग रैंडम मोशन होता है वो भी एग्जैक्टली पॉलन ग्रेन्स जैसा होता है जो रॉबर्ट ब्राउन ने बताए थे, इसलिए इस मूवमेंट का नाम ब्राउनियन मोशन रखा। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ब्राउनियन मोशन क्यों होता है। तो उसके लिए एक लाइन, एक टर्म याद करवाता हूं, मैं बार बार बोलता हूं उसको, एंड दैट इज अनइक्वल फोर्स ऑफ इंपैक्ट। आई रिपीट, अनइक्वल फोर्स ऑफ इंपैक्ट exerted by, unequal force of impact exerted by the dispersion medium on dispersed phase particle is the cause of Brownian motion। तो ब्राउनियन मोशन क्यों होता है ये समझ में आ गया। डिस्पर्जन मीडियम जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल को धक्का मुक्का मार रहे हैं वो बहुत बहुत अनइवनली मार रहे होते हैं। इट इज लाइक अगर हम दो प्लेयर्स मिलकर वॉलीबॉल खेल रहे हैं मान लीजिए, तो वॉलीबॉल के केस में एक डायरेक्शन फिक्स रहता है, लेकिन एक बड़ा बलून ले लें जिसमें एयर भरी हुई है, अगर हम उसको पुश करते हैं तो वी कैन नॉट फोर्स दैट बलून टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस? जो फोर्स लग रही होगी वो अनइक्वल इंपैक्ट लग रहा होगा, तो बलून कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, एंड दैट इज रैंडम जिगजैग मोशन। ब्राउनियन मोशन के दो एप्लीकेशंस हैं। पहली बात, ब्राउनियन मोशन के फिनोमेना के बेस पर ही क्या किया गया था, ऑन द बेस ऑफ दैट जो हमारा मोल का जो एवोगैड्रो नंबर होता है उसका डिटर्मिनेशन उसी पर बेस है। एंड दूसरी चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशंस, कि ब्राउनियन मोशन के कारण ही आप ये समझा पाते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटी के अंदर सेटल क्यों नहीं होते। दो कंडीशन, ब्राउनियन मोशन की एप्लीकेशन, ग्रेविटी का असर कोलाइडल पार्टिकल्स पे क्यों नहीं हो रहा, इसको हम समझाते हैं ब्राउनियन मोशन से। याद कीजिएगा, जब आप छोटे थे, बचपन में साइकिल चलाने नहीं आता था, उस समय पर जब साइकिल किसी और को चलाते हुए देखते थे तो ऐसा लगता था यार ये कैसे चलती होगी। लेकिन व्हेन वी स्टार्ट राइडिंग द बाइसिकल we know the phenomena, and what is this phenomena कि अगर हम एक ट्रांसलेशन मोशन रख रहे हैं लगातार तो ग्रेविटेशन फोर्स जो हमें गिराने की कोशिश करेगी वो नहीं गिरने देती है। This is the phenomena exactly followed in the colloidal particles, and that is what is happening there. Colloidal particles are in random zigzag motion. As a result of this, what is happening? Gravitation force is not acting on it. This is the application of Brownian motion. Okay, the next जो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, that was the charge. Every colloidal particle is charged. हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, जिसमें कहा था जब प्रेसिपिटेशन होने ही वाला था उस ड्यूरेशन में व्हाट वाज हैपनिंग, उसी ड्यूरेशन में सर्टेन आयंस, सर्टेन पेप्टाइजिंग एजेंट उसके सरफेस पर आ जाते हैं और उन सबको एक सेम चार्ज एक्वायर करवा देते हैं। सेम चार्ज, जैसे गोल्ड सॉल्ट जब बन रहा होगा तो याद कीजिए गोल्ड सॉल्ट बनाने का तरीका हमने एक पढ़ा था जिसमें ब्रैडिक इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में इलेक्ट्रिक करंट टच होता था एंड जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस होता था दो मेटल्स के बीच में, वहां से मेटल थी कुछ वेपर्स कन्वर्ट हो जाती थी। ड्यूरिंग दैट पीरियड जो कोलाइडल पार्टिकल्स गोल्ड के बन रहे थे वो नेगेटिव चार्ज यानी कि कुछ एक्वायर कर रहे थे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स व्हाई ऑल मेटल सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज। इन दिस वे वी कैन से सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एक फिनोमिना होता है, एक सिस्टम होता है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बेस में हम कह सकते हैं कि हर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है।
या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। याद कर लेते हैं। याद करने की ट्रिक हमने यहां एक छोटी सी शेयर कर रखी है, एक टेबल दे रखी है, आपको याद रखना है जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव कोलाइड्स होते हैं। जितने भी बेसिक डाइस्टफ होते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास मिथाइलिन ब्लू, वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। और प्रोटीन्स यानी कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं इन एसिडिक मीडियम इज पॉजिटिवली चार्ज। तो याद करने का तरीका हमने सीख लिया, हाइड्रोक्साइड्स एंड बेसिक डाइस एंड प्रोटीन्स इन एसिडिक मीडियम, ये सब पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव के एग्जांपल्स याद करते हैं, कौन कौन से हैं? जितने भी मेटल सल्फाइड्स होते हैं वो सब नेगेटिवली चार्ज है। मेटल सॉल्ट्स जितने भी होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स इन बेसिक मीडियम भी नेगेटिव चार्ज है। और बहुत सारे सॉल्ट जैसे स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये जितने भी हम देखते हैं ये सब भी नेगेटिव चार्ज है। एंड चार्ज क्या करता है? उन पार्टिकल्स को आपस में जुड़ने नहीं देता। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अगर किसी तरह से चार्ज गायब हो जाए तो क्या होने वाला है? दे आर गोइंग टू ज्वाइन विद ईच अदर। जैसे वो ज्वाइन करेंगे कोलाइडल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज आता कैसे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे, बट इसी से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा फिनोमेना है एंड दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर एक यूट्यूब ले ली जाए, उस यूट्यूब में कोलाइडल पार्टिकल भर दिया जाए और कैथोड एनोड इंसर्ट कर दी जाए तो क्या होने वाला है? वी कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल थे अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ जाएंगे, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे। मूवमेंट ऑफ कोलाइडल चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो मींस करंट, फोरेसिस मतलब मूवमेंट। अगर कैटायन मूव कर रहा है तो इसको कैटाफोरेसिस कह देते हैं। सबसे पहले वर्ड कैटाफोरेसिस से जनरेट हुआ था। और अगर एनायन मूव कर रहा है तो इसको एनाफोरेसिस कह देते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोवाइड्स एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टू शो दैट दी कोलाइडल पार्टिकल्स हैव चार्ज, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हम इसी में बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ पहुंच रहा होता है वहां जाके न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि वहां पर पेप्टाइजेशन भी हो जाता है, प्रेसिपिटेशन भी हो जाता है। तो कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आया कहां से, ये एक बड़ी समस्या है। कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हो सकती हैं। उनमें से एक थ्योरी की शायद फ्रिक्शन से, एक थ्योरी है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ होगा या जब ब्रैडिक इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से मेटल को बनाया होगा उस समय पर कुछ इलेक्ट्रॉन कैप्चर होकर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी। एंड हाउ इट इज गोस इसको ध्यान से सीखते हैं। इसी से रिलेटेड फिर हेल्महोल्ट्ज डबल इलेक्ट्रिक लेयर कंसेप्ट और जीटा पोटेंशियल कंसेप्ट भी है। देखते हैं होता क्या है। दरअसल ऐसा मान लेते हैं हमारे पास दो सॉल्यूशन है। एक्वस KOH अपने एक सॉल्यूशन दिया हुआ है एंड दूसरे के अंदर हमने लिया हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास AgNO3। सो वी हैव टू एक्वस सॉल्यूशंस एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस मैंने ऐसे ब्लू और ग्रीन दिखा दिया, अदरवाइज दोनों कलरलेस होते हैं। और यहां पर भी सेम कंडीशन ली है हमने, Ki एक्वस, और यहां पर हमने ले रखा है AgNO3 एक्वस, सेम कंडीशन। तो फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। बिफोर डिस्कसिंग दिस, एक आपने कहावत सुनी होगी कि अगर खरबूजे पर चाकू गिरे या चाकू पर खरबूजा, इट सीम्स टू बी सेम। लेकिन आज के इस कंसेप्ट के बाद आप दोनों में अंतर फील करेंगे। ऐसा कहते हैं कि चाहे खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा, कटेगा तो खरबूजा। ऐसा प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी नहीं कहते। प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी के दो बेसिक्स हैं। वो कहते हैं उसी सब्सटेंस का प्रेसिपिटेशन होगा, उसी सब्सटेंस का प्रेसिपिटेशन होगा जो पानी में नहीं घुल रही है, और कौन सा आयन उस पार्टिकल के चारों तरफ जाके एब्जॉर्ब होगा, यह है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी। तो कौन सा होगा? आंसर है पहली बात वो होगा जो एक्सिस में है। पहली बात वो होगा जो एक्सिस में है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो आयन एब्जॉर्ब होगा जो पहले से जो सॉल्यूट पार्टिकल हम ले रहे हैं, जो हम डिस्पर्स फेज पार्टिकल ले रहे हैं, उसमें कॉमन है। तो ध्यान रखते हैं कौन सा आयन प्रेफरेबली एब्जॉर्ब होगा। फर्स्ट जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल में कॉमन है, एंड दूसरा जो एक्सिस में है। देखिए इस रिएक्शन को हम देखते हैं तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इट इज गोइंग टू लाइक दिस, AgNO3 प्लस Ki gives AgI प्लस KNO3। एंड जो AgI होता है वो येलो प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन पेप्टाइजेशन इसे रोक सकता है।
एंड हाउ इट गोज देखिएगा ध्यान से। जैसे ही हमने ऐसा मान लेते हैं फर्स्ट केस, हमने AgNO3 ड्रॉप बाय ड्रॉप KI में डालना शुरू किया, तो डेफिनेट सी बात हो गई, AgI बन गया। कौन सा वाला AgI, क्योंकि Ag यहां है और I यहां पर है, AgI बन गया, वो हो गया सेंट्रल पार्ट। अब प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऐसा आयन होगा जो इस पार्टिकल के चारों तरफ जुड़ना चाह रहा होगा, तो उसकी दो ही कंडीशन थी। पहली बात, वो जुड़ेगा जो आयन कॉमन है, एंड दूसरी बात, वो आयन जुड़ेगा जो कॉमन है और ज्यादा है। सो लेट्स सी, KI अगर KI में AgNO3 मिलाया है तो देखिए AgI में कॉमन कौन कौन है, Ag और I, लेकिन यहां पर I ज्यादा है, तो प्रेफरेबली कौन सा आयन जुड़ेगा इसके चारों तरफ जाके, आंसर है इसके चारों तरफ जाके माइनस जुड़ेगा। ये माइनस जो जुड़ा है इस डिस्पर्स फेज पार्टिकल के चारों तरफ जाके, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी लेयर या फर्स्ट लेयर या स्टेशनरी लेयर, जो कि एब्जॉर्ब हुई है। इज इट ओके? इस तरह से अगर आपने AgNO3 KI में डाला तो AgI का जो कोलाइड मिलने वाला है दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज। अगर हमने KI को AgNO3 में मिलाया होता तो प्रेसिपिटेट का सेंट्रल पॉइंट तो फिर से AgI होता रिएक्शन में, लेकिन इस बार क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट क्या था पहले से ज्यादा, Ag और NO3 माइनस, पर NO3 तो कॉमन नहीं है, तो ओनली थिंग दैट कैन बी एब्जॉर्ब अराउंड इट विल बी Ag प्लस। इस तरह से जो प्राइमरी लेयर बनेगी यहां पर कौन सी बनने वाली है, स्टेशनरी लेयर जो बनेगी कौन सी बनने वाली है, दैट विल बी प्लस। तो रिपीट करता है बात को, अगर आपने AgNO3 में KI मिलाया तो I माइनस ज्यादा होने के कारण नेगेटिव कोलाइड मिलेगा, और अगर KI को AgNO3 में मिलाया तो Ag प्लस ज्यादा होने के कारण, कॉमन होने के कारण हमें जो प्राइमरी लेयर मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, इसलिए पॉजिटिव कोलाइड मिलेगा। लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे होगी, न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी कि एक और केटायनिक पार्ट, फिर से वही एड्सॉर्प्शन अभी भी किसका होने वाला है यहां पर, Ag का। ये वो लेयर होगी जो सेकेंडरी लेयर कहलाती है। सेकेंडरी लेयर वो होती है जो आती जाती रहेगी, फर्स्ट लेयर स्टिक करेगी, एब्सॉर्ब होगी, और सेकेंड लेयर विल बी द मोबाइल लेयर। तो फर्स्ट लेयर हो गई हमारे पास स्टेशनरी लेयर, एंड जो सेकेंड लेयर हो गई वो हो गई मूविंग लेयर या मोबाइल लेयर। इज इट ओके? और जब कभी भी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, आते जाते रहते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। मूवमेंट ऑफ चार्ज इज द सीट ऑफ पोटेंशियल, और जैसे ही वो मूवमेंट होगा एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसी को हम टर्म देते हैं जीटा पोटेंशियल। वी आर कॉलिंग दैट एज जीटा पोटेंशियल। इज इट ओके? ये हम प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी प्लस हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर प्लस जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल की बात यहां पे हमने की है। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में जो सेकेंडरी लेयर होगी, मोबाइल लेयर होगी, दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज। लेकिन यहां पर भी इसी तरह का एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जिसे हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसको ध्यान से सीखना है। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर का एक एग्जांपल और देखते हैं, उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं। अगर FeCl3 एक्वस सॉल्यूशन में वाटर हमने एक्सेस में लिया हुआ, FeCl3 एक्सेस में वाटर लिया हुआ है, या FeCl3 के साथ NaOH लेके एक्सेस में लिया हुआ है, तो कौन सा कोलाइड मिलेगा, कौन से केस में, पॉजिटिव नेगेटिव। तो रिएक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं। इट गोज लाइक दिस, FeCl3 3 वाटर से रिएक्ट करके बना रहा होगा FeOH होल थ्राइस, यानी कि हाइड्रोक्साइड सॉल हमें मिल रहा होगा, हाइड्रोक्साइड का हमें सॉल मिल रहा होगा। अब देखिएगा यहां पर सबसे पहली चीज कॉमन आयन कौन कौन से आयन हो गए, Fe और OH। यहां पर हमने एक्सेस में क्या लिया हुआ है, Fe, इसलिए प्रेफरेंशियली कौन सी चीज जुड़ने वाली है इनके चारों तरफ जाके, पॉजिटिव, और इसका मतलब ये किस टाइप का कोलाइड होगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव कोलाइड। दिस इज ओके। और अभी हमने केस 2 लिया जहां पर वही FeCl3 का सेंट्रल पॉइंट लिया, FeOH बोल रहा है, इसका सेंट्रल पॉइंट लिया, और इस बार एक्सिस में हमने OH ले रखा है। तो प्रेफरेंशियली कौन सी चीज जुड़ जाने वाली है, दैट इज OH, और इस तरह से हमें कौन सा कोलाइड मिलेगा, नेगेटिव कोलाइड। आई रिपीट, कॉमन आयन होना चाहिए और एक्सिस में होना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि Cl क्यों नहीं जुड़ा यहां जाकर, क्योंकि Cl था ही नहीं, एक्सिस में Fe और Cl थे, Cl इसलिए नहीं जुड़ सकता क्योंकि Cl कॉमन नहीं था।
यहां पर क्वेश्चन हो सकता है Na क्यों नहीं जुड़ा जाकर, क्योंकि Na कॉमन नहीं था। कॉमन भी देखना है और एक्सिस भी देखना है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। ये एक सेंट्रल पार्ट में आपको गोला नजर आ रहा होगा, उस जो कोलैटरल पार्टिकल था उसके चारों तरफ जाके कुछ कैटायन जाके जुड़ गए, हो सकता है एनायन भी जुड़े, और उस कैटायन के बाद जिसे हम जो कैटायन वाली लेयर है उसे बोल रहे हैं फर्स्ट लेयर, स्टेशनरी लेयर, और उसके ऊपर आया है कुछ एनायन का एक बड़ा गोला, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी लेयर या मोबाइल लेयर। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सिस्टम को हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहते हैं। अगर किसी कारण से अगर जैसे हम देखते हैं, अगर ये एनायन की जो सेकेंड लेयर थी जो कि स्टेबल नहीं थी वो गायब हो जाती है, अगर तो ऐसा हो सकता है, गायब मतलब थोड़ी देर के लिए चली गई है और फिर वो वापस भी आ सकती है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, आना जाना। ये जब होता रहता है तो क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एंड सेपरेशन ऑफ चार्ज इज सीट ऑफ पोटेंशियल। यानी कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा एंड जो फिक्स हमारे पास लेयर थी जिसे स्टेशनरी लेयर कहा, और जो सेकेंड लेयर थी जिसे हमने सेकेंडरी लेयर को स्टेशनरी लेयर, उसको मोबाइल लेयर कहा, उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, और ये पूरा फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एक और प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कोलाइड्स की, वो है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। इसे प्रॉपर्टी भी मान सकते हैं और इसे फंक्शनिंग भी मान सकते हैं। दरअसल जो चार्ज प्रेजेंट था कोलाइड्स के ऊपर वही उनको स्टेबिलिटी दे रहा था, और किसी भी मीन से अगर वो चार्ज गायब हो जाए, हट जाए, तो जो उनकी स्टेबिलिटी थी वो कम हो जाने वाली है एंड फाइनली वो आपस में जुड़ जाएंगे और उनका कोऑगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, या मान लीजिए वो सस्पेंडेड हो जाएंगे, वो नीचे सेटल हो जाएंगे। तो कौन कौन से मेथड्स है जिनके कारण होगा? ये सारे मेथड्स वही हैं जो चार्ज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स है हमारे पास। इसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं यानी कि अगर करंट पास करते हैं तो जो कैटायन था वो कैथोड की तरफ पहुंचेगा, जो एनायन था वो एनोड की तरफ पहुंचेगा, और जैसे ही वहां पहुंचेगा पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह से उनके ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज है वो गायब हो जाएगा एंड दे सडनली जुड़ जाएंगे वो आपस में। क्या हो जाने वाला है, ये जो चार्ज था इनके पास, ये अगर चार्ज खत्म हो गया तो दे विल आपस में गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर, और जो साइज होगा वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी हम मैथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी के सभी मैथड्स कहीं ना कहीं चार्ज को खत्म कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट। अगर हम दो अपोजिट चार्ज सॉल्ट्स को मिक्स करेंगे तब भी यही होगा। जैसे गोल्ड सॉल्ट हमारे पास है वो नेगेटिव चार्ज है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर 20 ml गोल्ड सॉल्ट 20 ml फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट ले रहे हैं, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का चार्ज गायब हो जाएगा, तो दोनों के दोनों ही प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों के दोनों कोआगुलेट हो जाएंगे, कोआगुलेशन हो जाएगा। थर्ड, बॉइलिंग से भी होता है। अगर हम किसी सॉल्ट को गर्म करते हैं लगातार तो जो एब्जॉर्ब हो रहे थे आयंस वो पानी में आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन की जगह पर। इन दैट केस उनका चार्ज गायब एंड दे स्टार्ट एसोसिएटिंग ईच अदर और बड़े पार्टिकल बना लेते हैं। पर्सिस्टेंट डायलिसिस भी सेम काम कर रहा है। अगर आप लगातार डायलिसिस करते जा रहे हैं या इलेक्ट्रो डायलिसिस कर रहे हैं, इन दैट केस बहुत ज्यादा डायलिसिस होने के बाद क्या हो जाएगा, जो उनपे चार्ज प्रेजेंट था वो गायब हो जाएगा, तो जैसे ही चार्ज गायब होगा वो आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि बाय पर्सिस्टेंट डायलिसिस आल्सो चार्ज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कोलॉइडल पार्टिकल एंड दे गेट, जुड़ जाएंगे वो आपस में एंड कोआगुलेशन हो जाएगा। एंड द फिफ्थ वन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट हमने अपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो भी ऐसा ही होने वाला है, चार्ज अपोजिट आने पर भी कोलॉइडल पार्टिकल्स कोआगुलेट हो जाते हैं। सो फिफ्थ मेथड जो कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का है उसमें है बाय एडिंग सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालना है और कितना डालना है, ये हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोआगुलेशन वैल्यू या कोआगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू बोलते हैं। The minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of a salt in 2 hours, 2 घंटे के अंदर अंदर प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए, is called coagulating value. Smaller the quantity needed, जितना कम उसकी जरूरत होगी, higher will be the coagulation power of that ion. तो जितना कम
अमाउंट चाहिएगा उतना बेटर कोगुलेशन वैल्यू होगी। सच भी है, जो आयन है वही प्रेसिपिटेट कर रहा है, अगर वो कम चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब कितना चाहिए और कौन सा आयन चाहिए, इसके लिए आपने जिंदगी में बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे। जो सबसे इजीएस्ट रूल है उसका नाम है हार्डी-शुल्ज रूल। सो कोगुलेशन वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है वो हमें बताते हैं हार्डी-शुल्ज रूल से, जो कि बहुत ही इजी रूल है। दो बेसिक बातें बता रहा है। फर्स्ट पॉइंट बता रहा है ये कि अपोजिट चार्ज आयन होना चाहिए, देन ओनली कोगुलेशन कैन बी कॉज्ड बाय दैट आयन। एंड दूसरी बात बता रहे हैं कि जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा, जितनी ज्यादा उसकी वैलेंस होगी, उससे उतनी ही ज्यादा उसकी पावर होगी कोगुलेट करने की। याद कर लेते हैं दोनों रूल। अपोजिट चार्ज शुड बी देयर एंड ग्रेटर द वैलेंस ऑफ आयन मोर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। व्हाट डज दैट मीन? मान लीजिए हम बात कर रहे हैं गोल्ड सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन की। गोल्ड सॉल्ट कौन से चार्ज का होता है? नेगेटिव। तो हमें क्या चाहिए इसको प्रेसिपिटेशन के लिए? पॉजिटिव रिक्वायर्ड है। तो पॉजिटिव में हम दो तीन एग्जांपल लिखते हैं, Na+, Mg2+ एंड Al3+। तो बताइएगा इन तीनों में से सबसे अच्छा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? कौन सबसे आसानी से यहां पर प्रेसिपिटेट कर पाएगा, कोगुलेट कर पाएगा? इस चीज को हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। व्हाट आर द चार्जेस? लेट्स सी। यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। सो दिस इज द सिंपल, इट इज एज सिंपल एज 1 2 3। रीजन बीइंग 1 चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है। मोर द चार्ज बेटर विल द कोगुलेशन पावर। इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं, दैट इज ऑफ सम पॉजिटिव कोलाइड लाइक फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि पॉजिटिव है। इस केस में हम देखते हैं कि जो रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी सम नेगेटिव। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है अपोजिट चार्ज होना चाहिए। यस, अपोजिट चार्ज ही होगा। एंड इसी में अगर हम एग्जांपल को देख रहे हैं तो इट शुड बी लाइक दिस, Cn6 4- हमारे पास है। तो क्लियर है हमें अपोजिट चार्ज, यस, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव। एंड दूसरा ग्रेटर द वैलेंसी या चार्ज ऑफ आयन। तो यहां पर चार्ज इसमें सबसे ज्यादा +4, 3, 4 और 2 एंड 1। एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है, व्हाट मॉडिफिकेशन कैन बी सजेस्ट फॉर द हार्डी-शुल्ज रूल? क्योंकि बहुत सिंपल सा रूल है, तो क्या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि नहीं है? तो आंसर है हाँ। ये चार्ज के बारे में तो बता रहा है, लेकिन अगर किसी आयन में सेम चार्ज है तो आप क्या करेंगे? सेम चार्ज के लिए इसके पास कोई जवाब नहीं था। अगर चार्ज डिफरेंट है तो ये रूल हमें समझा पा रहा है कि मोर चार्ज जिसका होगा दैट इज हैविंग द बेटर कोगुलेशन पावर। अब F-, Cl- और I- में कौन बेटर कोगुलेटिंग एजेंट होगा? कोगुलेशन पावर किसकी बेटर होगी? इस चीज का जवाब हार्डी-शुल्ज रूल के मॉडिफिकेशन से दिया जा सकता है, एंड दैट इज चार्ज डेंसिटी होना चाहिए था टर्म। मोर इज द चार्ज डेंसिटी बेटर विल बी द कोगुलेशन पावर। इसके अकॉर्डिंग चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉट एवर द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इट अपॉन साइज को भी साइज डू मैटर। यहां पर F-, Cl- I- पे चार्ज बराबर है, लेकिन क्योंकि इसका साइज छोटा है इसलिए ये बेटर कोगुलेटिंग एजेंट होना चाहिए। अदरवाइज ये रूल बहुत सिंपल है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता रहा है बोर्ड में, तो हमें हार्डी-शुल्ज रूल आना चाहिए।